अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरे चीन से। में मौजूद हैं जहां वो तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैन शिरकत करेंगे। सदर शी जिनपिंग खुसूसी फोरम से खिताब भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म चीन, रूस और सरमायाकारों पर मुलाकातें भी होंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो तीसरा बेल्ट एंड रोड ममालिक से दोस्ताना ताल्लुक मालिक कर रहे हैं। बेल्ट इनिशिएटिव के हवाले से चीन अब तक 100 से ज्यादा ममालिक के साथ वो कर ये जो फोरम है इस पर चीन मंसूबे में शामिल करने की दावत देगा। है 18 अक्टूबर तीसरा बेल्ट बैन बीजिंग में शुरू हो रहा है कि 150 से ज्यादा ममालिक और 30 शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान में चीन पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक और दोनों मुल्कों के आला सिफारती एहलकारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म चीन की सदर शी जिनपिंग की आज़म बैनुल अक़वामी बेल्ट एंड रोड मौका पर वज़ीर आज़म आलमी मीशत में मवासिलाती राब्तों के मौजू पर मुनक़िदा आला सतह फोरम से 18 अक्टूबर को खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन के वज़ीर आज़म ली चोंग और सीनियर क़यादत से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत, सेहत, ग्रीन एनर्जी, सनअतों और स्पेस टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत मुतवक्के हैं। दौरे चीन के मौका पर मारूफ चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स में अपने मजमून में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सी पैक पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा किया। उन्होंने कहा कि मंसूबे ने पाकिस्तान के समाजी और इक्तिसादी मंजरनामे को बदल कर रख दिया है। हमारा रिश्ता माजी, हाल और मुस्तकबिल का है, जिसे कोई चीज़ नहीं बदल सकती। चीन पाकिस्तान दोस्ती खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का बायस है। चीनी मीडिया के मुताबिक 10 साल कबल चीनी सदर शी जिनपिंग ने सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी के मेरी टाइम सिल्क रोड की मुश्तरका तामीर का इनिशिएटिव पेश किया था। जून 2023 के अख्तिताम तक 150 से जायद ममालिक और 30 से जायद बैनुल अक़वामी तंजीमों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से ताउन की 200 से जायद दस्तावेजात पर दस्तखत किए और मुतअद्दिद तारीखी मंसूबे मुकम्मल हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 से 2022 तक चीन की जीडीपी 54 ट्रिलियन युआन से बढ़कर 114 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई, जो आलमी मईशत का 18.5% है और आलमी इक्तिसादी तरक्की में 30% से ज्यादा का हिस्सा है। सुस्त आलमी माशी बहाली के बावजूद चीन की जीडीपी में रवां साल की पहली छमाही में साल हा साल 5.5% इजाफा हुआ, जो बड़ी मईशतों में तेज रफ्तार तरक्की है। चीनी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान BRI के फ्रेमवर्क के तहत 3000 से ज्यादा ताउन के मंसूबे तश्कील दिए गए हैं, जिससे तकरीबन 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी हुई। इसमें शामिल ममालिक के लिए 4,20,000 मुलाजमतें पैदा हुई और 40 मिलियन अफराद को गुर्बत से निकाला गया। BRI के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर CPEC ने मजबूरी तौर पर 25.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी, 1,55,000 बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा हुए, 510 किलोमीटर एक्सप्रेस वे
8,000 मेगावाट बिजली और 886 किलोमीटर कवर ट्रांसमिशन ग्रिड पाकिस्तान में लाई हैं, जो पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की में मजबूत रफ्तार पैदा कर रहा है। चीन और पाकिस्तान की हर मौसम की दोस्ती की वाज़ेह अलामत बन गया है। चीन पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी ताउन को गहरा करने सी पैक का अपग्रेडेड वर्जन बनाने के लिए तैयार हैं, जो तरक्की पर मबनी जिद्दत और मुआशी तरक्की का शानदार मंसूबा है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और इसी मामले पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के इसी दौरे चीन पर हम बात करेंगे। मेरे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा रशीद साहब, ज़रा ये फरमा दीजिएगा कि ये जो 18 अक्टूबर को यानी परसों जो आलमी मईशत के हवाले से ख़ुसूसी फ़ोरम होने जा रहा है, इसमें हमारे वज़ीर आज़म शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए हमें किस कदर अच्छी खबरों की इससे तवक्कुआत रखनी चाहिए हैं, किस कदर ये अहम है उनका दौरा, ये भी बताइएगा। और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत को लेकर, पाकिस्तान में सरमायाकारी को लेकर, तिजारत के फ़रोग को लेकर, तो आपको लगता है कि इससे इन तमाम शोबों में पाकिस्तान को मदद मिलने वाली है, तवक्कुआत रखनी चाहिए हमें? जी, बिल्कुल इंतहाई अहम दौरा है और जो आपने तवक्कुआत की बात की है, थोड़ी जी। देर पहले वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने ट्वीट किया है। इसमें तो एक बात की कंफर्मेशन हो रही है कि शी जिनपिंग जो चाइनीज़ सदर है, उनसे हम्म। उनकी मुलाकात होने जा रही है। हम्म। साइड लाइन पे पाकिस्तान तवक्को रख रहा है कि बहुत सारे अहम लीडरों से और भी मुलाकातें होंगी वज़ीर-ए-आज़म की। और आप ठीक है। जानती है कि 130-140 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान या उनके मंदूबीन हम्म। BRI फोरम में शिरकत के लिए चीन पहुंच चुके हैं। हम्म। ये आलमी सतह पे इंतहाई अहम फोरम है और पाकिस्तान को इस फोरम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत इसलिए वाबस्ता हैं कि चीन पाकिस्तान का दीरीना दोस्त है और ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में चीन को एक सतून की हैसियत हासिल है। और जो BRI प्रोजेक्ट का आगाज़ था, तो हम्म। पाकिस्तान अवलीन मुल्क था जो BRI का पार्टनर बना था और चीनी क़यादत के ऑफ़र पाकिस्तान ने उस ऑफ़र को कबूल किया था। और CPEC आप जानती है कि जो 10 साल के उस मुकम्मल होने की उनकी हम खुशियाँ मना रहे हैं, तो ये इसी BRI ही का एक पार्ट है। और जो स्पेशल ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है शी जिनपिंग का, जी जी। जिसको GDI कहते हैं, उसमें भी पाकिस्तान पार्टनर है। जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है शी जिनपिंग का, उसमें भी पाकिस्तान साथ दे रहा है। और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव जो है, इसमें भी पाकिस्तान चीन के शाना बशाना खड़ा है। तो हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल फोरम है और तवक्कुआत भी पाकिस्तान की बहुत वाबस्ता है। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म ने कदम रखा है चीनी सरजमीन पे, तो उनके ट्वीट से हमें अंदाज़ा हो रहा है और वहाँ से आमदा ख़बरों से हमें इत्तलात मिल रही है कि पाकिस्तान को इस फोरम में इंतहाई अहमियत हासिल है। और हम यही तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस फोरम के जो मस्बत असरात है, वो पाकिस्तान के माशी और समाजी शोबे पे ज़रूर पड़ेंगे। सही। अच्छा साफ़ी साहब, पाकिस्तान पर इसके क्या मुस्बत असरात होंगे ये तो आपने बता दिया। अब मैं ज़रा ये जानना चाहूँगी कि इसके चीन पर क्या मुस्बत असरात होने जा रहे हैं, क्योंकि 130 से इनफैक्ट 150 से ज़ायद ममालिक के जो मंदूबीन हैं वो शिरकत कर रहे हैं। 30 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी ऐसी तंजीमें हैं जिनके नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। दुनिया को मिलाने जा रहा है चाइना जो है वो आपस में। तो ख़ुद चाइना के लिए ये कितना बेहतर है ये सब करना? देखिए, पाकिस्तान तमाम मौसमों का दोस्त है चीन का, और चीन को पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा एतमाद है। और इसी तरह पाकिस्तान भी चीन पे आंखें बंद करके एतमाद करता है, क्योंकि टेस्टेड फ्रेंडशिप है दोनों मुल्कों के दरमियान। तो खुसूसन जो इस वक्त चीन का जो आलमी सतह पर किरदार है, आप जानती है कि सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने में, और अब जो नया तनाज़ा मिडल ईस्ट में खड़ा हुआ, उसमें भी चीन जो है कायदाना रोल के लिए तैयार है। सालसी की पेशकश कर चुका है सिक्योरिटी कौंसिल में। जी जी। चीन और रूस ने एक मस्बत किरदार अपनाया है और इस तशद्दुद के खात्मे के हवाले से चीन और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल एक जैसा है।
تو اس کے بدلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ون چائنا پالیسی کی حمایت کر رہا ہے، ساتھ میں تائیوان ایشو پہ پاکستان جو ہے ہمیشہ چین کے ساتھ رہتا ہے، ہانگ کانگ کا ایشو ہو یا اس کے ساتھ ساتھ تائیوان میں جو مسئلے مسائل ہے، اس میں پاکستان اسپیشلی سنکیانگ اور تبت کے حوالے سے جو چین کا ایک ویژن ہے، جی اس میں جی پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور آپ جانتی ہیں کہ آج انور الحق کاکڑ صاحب نے جو چائنیز میڈیا میں چائنا جو گلوبل ٹائمز ہے اس میں جو ان کا ایک تفصیلی آرٹیکل چھپا ہے، تو اس پہ بہت سارے پہلوؤں کو انوار الحق کاکڑ صاحب نے واضح کیا ہے، اور جو ریاست پاکستان کی دراصل پالیسی انہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کے حوالے ٹھیک سے بیان کی ہے۔ تو یہ چین کی یہی خواہش ہے جو میں نے کہا کہ ایک تو بی آر آئی کا پاکستان آلریڈی پارٹنر ہے، جو گلوبل انیشیٹو ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے یعنی جی ڈی آئی، اس کو آگے بڑھانے میں چین چاہتا ہے کہ پاکستان اسی طرح ساتھ دیتا رہے، اور خارجہ پالیسی میں جو برننگ ایشوز ہے اسپیشلی ون چائنا پالیسی کے حوالے سے، اس میں بھی جو چین پاکستان سے تعاون کا خواہاں ہے، اور اس کے بدلے چین بھی پاکستان کے ساتھ خارجہ سطح پہ بہت کچھ تعاون کر رہے ہیں، یعنی کشمیر کی پالیسی ہو، پاکستان کی فلسطین پالیسی ہو، یا پاکستان کے اسرائیل کے حوالے سے تعلقات پہ موقف ہو، ان تمام ایشوز پہ چین ہمیشہ پاکستان کے پشت پہ کڑا رہتا ہے۔ تو یہ انتہائی اہم موقع ہے دونوں ممالک کے لیے کہ اس سے بینیفٹ حاصل کرے، مزید دوستی کو آگے بڑھائے، اور جو جس طریقے سے چین نے سماجی اور معاشی ترقی کی ہے اس ماڈل کو پاکستان بھی اپناتے ہوئے ہمارے ہاں تو جو غربت ہے۔ اس میں یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے یہ بڑا اہم ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں چائنا جیسا بننا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 10 برس میں 30 سے زائد منصوبوں کے تحت جو ہے جو کہ مکمل ہو چکے ہیں، بہت سارے تو ابھی پائے تکمیل ہیں صافی صاحب، 2 لاکھ سے زائد ملازمتیں پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اربوں ڈالرز کے منصوبوں نے ملکی معیشت پر بھی ظاہر ہے کہ بہت اچھے اثرات مرتب کیے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں کچھ مزید معاہدے جو ہیں وہ بھی متوقع ہیں چائنا کے ساتھ ہمارے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ہوم ورک کر کے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم گئی ہوئی ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ 8 سے 10 ایم او یوز مزید سائن ہو سکتے ہیں، اور سی پیک واقعی ایک ایسا منصوبہ ہے بی آر آئی کا جس میں نہ صرف چین کو فائدہ ہوگا، جس طرح آپ نے کہا کہ اسکل ورکرز اس میں پاکستان میں مزید اضافہ ہوگا، جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی، جو ایک ہمارے ہاں جو روزگار کے مسائل ہے اس میں کمی واقع ہوگی، اور نہ صرف گوادر بلکہ بلوچستان میں جو مزید اکنامک زونز ہے اور اسپیشل زونز جو پروپوزڈ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو ان کی زیادہ توجہ بلوچستان ہی پہ شاید مرکوز رہے اس دورے میں۔ تو ہم توقع کر رہے ہیں کہ مزید بوستان ڈیولپمنٹ کا جو ایک پروجیکٹ ہے وہاں پہ اس کو مزید آگے بڑھانے کا موقع ملے گا، اور سی پیک گوادر کے قریب یعنی بلوچستان ہی میں جو ریفائنریز قائم کرنے کے حوالے سے جو دلچسپیاں دی جا رہی ہے چین کے جانب سے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے جانب سے، اس میں بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اسپیشلی پاکستان جو ہے FIC کے تحت جو گرین پاکستان کا انیشیٹو ہے اس کو آگے لے جانے میں چین کے جو تجربہ ہے اور چین کا جو تعاون ہے اس سے استفادہ حاصل کرنے کا کوشش کرے گا۔ اور اگر صرف ایک باقی کو اگر ہم یہ جو آلریڈی ہمارے تعاون کا ایک سلسلہ ہے اگر ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف گرین انیشیٹو کے حوالے سے چینی حمایت اور چینی تعاون حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، تو نہ صرف پاکستان کا جو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، بلکہ مڈل ایسٹرن کنٹری کے لیے پاکستان ایک فوڈ باسکٹ کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ تو ایجنڈا وزیر اعظم کے سامنے بہت سارے زیادہ فوائد جو ہیں وہ صافی صاحب حاصل ہو چکے ہیں، اور بہت سارے فوائد جو ہیں آپ حاصل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں، جب مزید ایکسٹینڈ ہوں گے یہ منصوبے، جب مزید معاہدے جو ہیں وہ ہو رہے ہوں گے، ایگریمنٹس ہو رہے ہوں گے سی پیک کے تحت اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے تحت۔ بہت شکریہ رشید صافی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور چائنا میں ہونے والے اس بین الاقوامی تعاون فورم کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے۔ پروگرام ناظرین ایک بریک شامل کر لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے۔
वेलकम बैक नाज़रीन, कुछ बात करेंगे ताकत और गुरूर के नशे में चूर इजराइल की, जो अपने दिफा के नाम पर निहत्ते और मजलूम फ़लस्तीनियों को बदतरीन हमलों का निशाना बनाता दिखाई देता है। गुज़श्ता 24 घंटों की बात करें तो इस दौरान मज़ीद 254 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। इजरायली हमलों में अब तक शहदा की जो तादाद है वो 2800 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 11,000 के करीब अफराद ज़ख्मी बताए जाते हैं। गाजा में भूख और प्यास से निढाल निहत्ते फ़लस्तीनियों को दिन रात बमबारी का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ जो सेहूनी फ़ौज है वो गाजा से जाने वाले काफिलों पर भी निशाने हमें तानती दिखाई देती है। रेस्क्यू एहलकार मुर्दा खानों में जगह कम पड़ने पर लाशें जो हैं वो आइसक्रीम के ट्रक्स में रख रहे हैं। गाजा का मुहासरा अभी भी जारी है, लेकिन जब हम हमास की बात करते हैं तो हमास का कहना यह है कि कोई भी फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेगा तमाम तर धमकियों के बावजूद। उधर अमरीकी सदर ने भी खबरदार कर दिया है कि गाजा पर इजरायली कब्जा बहुत बड़ी गलती होगा। नाज़रीन, अमेरिका ने एक और जंगी बहरी बेड़ा जो है वो इजराइल ज़रूर भिजवा दिया है, और दूसरी जानिब इसके वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो सऊदी अरब में शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद मिस्र, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। ईरान ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि अगर वो भी इस जंग का हिस्सा बन गए तो इजराइल के ऐवान लरज़ उठेंगे। पाकिस्तान, चीन और रूस ने खबरदार किया है कि इजराइल फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी का सिलसिला जो है उसको फौरी रोके। इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, हमारे सब गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे आपसे उनका तज्जिया शेयर करेंगे, लेकिन पहले सारी सिचुएशन जो इस वक्त है गाज़ा के अंदर उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इसराइली फौज की जानिब से फलस्तीनी इलाकों पर बारूद बरसाने का सिलसिला जारी है। जारहियत के नामे रोज इसराइली तैयारों ने गजा समेत दर्जनों मकामात पर बमबारी करते हुए सैकड़ों टन बारूद गिराया, जिससे 24 घंटे में मजीद 254 अफराद शहीद हो गए और शुहदा की मजमूई तादाद 2808 हो गई है, जबकि 11,000 जख्मी हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। ताहम 1000 से जायद लापता फलस्तीनियों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। सेहूनी हमलों में जाँ बहक अफराद की मैतें रखने के लिए अस्पतालों के मुर्दाखानों में जगह कम पड़ने लगी है और मैयतों को आइसक्रीम ट्रकों में रखना पड़ रहा है। इसराइली बमबारी के दौरान बेयकीनी के शिकार सैकड़ों फलस्तीनी पनाह की तलाश में हैं। सेहूनी फौज ने गजा खाली करने वाले शहरियों के काफिलों पर भी बमबारी की है। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगाहों में भी पानी खत्म हो गया है। अस्पतालों में जनरेटर्स का ईंधन भी जल्द खत्म हो जाएगा और खदशा है कि बड़ी तादाद में मरीज जान से हाथ धो बैठेंगे। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, जहाँ पानी, ग़िज़ा और अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। UN एजेंसी ने हंगामी इमदाद की अपील करते हुए कहा कि गजा का गला घुटता जा रहा है, लगता है दुनिया इंसानियत खो चुकी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए गजा में महसूर आबादी को बुनियादी जरूरी अशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। हमास और इसराइल दोनों ने मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग पॉइंट से गैर मुल्कियों के इनखला के बदले जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। हमास ने फलस्तीनियों से कहा है कि कोई भी यहाँ से हिजरत नहीं करेगा और सब अपनी सरजमीन पर रहेंगे। हुकाम के मुताबिक हमास की जानिब से 155 इसराइलियों को यरगमाल बनाया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी पर कब्जा एक बड़ी गलती करार दिया है। अमेरिका ने एक जानिब इसराइल को मजीद जंगी जहाज भिजवा दिया है और दूसरे जानिब मसले के सिफारती हल के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद मिस्र, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात के रहनुमाओं से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान से रब्ता किया। ट्वीट पैगाम में निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल अमरीकी सहारे पर खड़ा है। फ़लस्तीन में सूरत हाल बिगड़ी तो ईरान खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। हमने जंग में हिस्सा लिया तो इसराइल के ईवान लर्ज उठेंगे। चीन और रूस ने भी खबरदार किया है कि गजा का मुहासर खत्म और फलस्तीनी आबादी को बमबारी में निशाना बनाना बंद किया जाए।
बिल्कुल जी, गाज़ा में पिछले 9 रोज़ के दौरान क्या सिचुएशन रही है, ये रिपोर्ट में आपने जाना। आगे इजराइल क्या करने जा रहा है, उसके हिमायतियों का क्या कहना है, ये भी आप जान चुके हैं। लेकिन आगे इनफैक्ट होने क्या जा रहा है, ये हमें बताएंगे जी शाहिद कियानी साहब। साबिक सफ़ीर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ी गहरी निगाह रखते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर। इस वक्त मुझे वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, शाहिद कियानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। शाहिद साहब, आपका शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा शाहिद साहब, आपको पता है सर कि हमें आपसे बात करनी है गाज़ा की, हमें आपसे बात करनी है फ़लस्तीन की। इजराइल के दरमियान जो भी ये टेंशन चल रही है, जंग की सिचुएशन जो इख्तियार कर चुकी है, 24 घंटों के दौरान 254 फ़लस्तीनी और शहीद कर दिए गए हैं। हज़ारों की तादाद ठीक है, तक ये शहादतें पहुँच चुकी हैं। हज़ारों अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, ज़ख्मियों के लिए तिब्बी इमदाद नहीं है, खाने को खुराक नहीं है, पीने को पानी नहीं है। सारी सिचुएशन आपके सामने है। लेकिन ये जो भी माहौल क्रिएट हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं एक अगर हम समझे कि जिम्मेदारी जो जाती है वो आलमी कुव्वतों को तो जाती है। सर, क्या लगता है आपको, आपका तज्जिया क्या कहता है कि जो हवा दी गई है इस तनाज़े को, इसमें कौन लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा एक न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ, जी एक सर। रियलिस्ट होके बात कर रहा हूँ। जी सर। ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम्म। फलस्तीनी जो हैं, स्पेशली हम्म। जो वेस्ट बैंक में है ना, वो तो फिर भी हालात उनके बेहतर हैं। हम्म। हालांकि वहां भी उनके साथ ऑपरेशन, उनके साथ जुल्म होता है। जी जी। लेकिन ये जो गाजा की पट्टी में जो रह रहे हैं, जिनके साथ इनकी सिर्फ इनका इंटरेक्शन जो है हम्म। वो ओपनिंग इसराइल की तरफ है, और एक हम्म। तरफ गाजा जो राफा का है, गाजा मिस्र के साथ है। हम्म। जो मसला ये है कि जो आपको बताना चाहता हूँ कि फलस्तीनी दो हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, और इसका इसका इसराइली भी फायदा उठाते हैं, दूसरे भी फायदा उठाते हैं। जो फलस्तीनी अथॉरिटी है जो वेस्ट बैंक में है, हाँ। रमाला जिसका कैपिटल है, उसके साथ तो सारी दुनिया के रवाबत हैं, सफीर भी हैं, कोई सदर जाएगा उनको मिलेगा भी। लेकिन इनके साथ किसी के रवाबत नहीं, ये रेडिकल्स हैं, ये जो यहाँ पर गाजी के पट्टी में हैं। ठीक। इनके जो लीडर हानिया साहब हैं वो कतर में रहते हैं। अच्छा, अब ये जो मसला है, इसकी स्प्लिट है जो लीडरशिप की, फलस्तीनियों की जो स्प्लिट है अपने हुकूमतों की लीडरशिप की, इसका भी बहुत नुकसान हुआ है। फलस्तीनी जो जो टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना है उसमें हुआ है। जाहिर है। हाँ, एक चाहता है कि क्रॉस द टेबल बैठ के बातचीत की जाए, ये है जो अपना पैलेस्टीनी अथॉरिटी जो है, ये तो कहते हैं कि नहीं जी, वो तो इजराइल को निस्तर नाबूद कर दिया जाए, ये एक उनकी ख्वाहिश है। अब जो हालात यहाँ आए हैं, ये जो अभी आपने देखे हैं, इसमें जुल्म ये हुआ है कि जहां पर अटैक होना था वो तो हो गया। इन्होंने भी गाजा में जो हमास के लीडरशिप ने इनके साथ जो कुछ किया, ये प्रूव कर दिया कि जी इसराइल के जो इनविंसिबल नहीं है भाई। ये 1973 में सदात ने अटैक जो किया था, उसकी ये रेप्लिकेट किया गया ये। हाँ जी। लेकिन इसकी रेप्रिकॉशन जरा फर्क है। मिस्र एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी बड़ी फौज थी, और फिर इसराइल और मिस्र ने आपस में बैठकर बातचीत करने के बाद सनाए पेनिनसुला को खाली किया और फिर आपस में रवाबत पैदा की। हाँ जी। उसकी प्रेजेंस सादात ने कॉस्ट भी पे की। यहाँ पर एक इतना छोटा सा एक हिस्से में ये बैठे हुए हैं, ये हमास बैठे हुए हैं। अब जो जुल्म हो रहा है वो पूरी अवाम के साथ हो रहा है, जो वहां पर जो लोग पिस रहे हैं। अभी आपने बताया कितने लोग मारे गए हैं, ये है। अब इसका अब सबसे बड़ा मैं कहूंगा, बगैर किसी चीज के, कि अमेरिकन जो हुकूमत है, बाइडेन हुकूमत है, इनको नहीं चाहिए था कि अपने वजीर खारजा को फिर वजीर दिफा को भेजते। बिल्कुल। जब वो इसराइल दोनों पहुंच गए, उनकी जो स्टेटमेंट्स वहां इशू हुई, मैं बिल्कुल आपको जो अखबारों में आ रहा है वो बता रहा हूँ, उससे इसराइली हुकूमत को ये जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, इसको शय मिली। हालांकि ये 2 सीटों से या 3 सीटों से हुकूमत कर रहा है, बहुत सख्त अनपॉपुलर है इसराइल के अंदर। इसको जिसे कहते हैं ना, एक नई लाइफ मिल गई, इसने एक गवर्नमेंट बना ली, वॉर उसकी प्रिपरेशन। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब प्रेसिडेंट बाइडेन साहब तो कहते हैं नहीं जी मारे ना, कुछ ना करें। इनको चाहिए था कि पहले दिन को कहते कि जी ये जो लोग हैं, जो आपने होना था हो गया। ये जो लोग वहां पर हैं, जो 3 मिलियन जो हैं वहां पर, 30 मिलियन जो है लोग, कम से कम इनका ख्याल करें। देखिए ना, उन अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। 500 बच्चे मर गए, रोज इन पे हमला हो रहा है, पानी सब कुछ बंद कर दिया गया। अब जो बेहिसी है वो देखें, बेहिसी ये है कि जितने अरब ममालिक बैठे हैं, जिनके ताल्लुकात इसराइल के साथ हैं,
होना क्या चाहिए था? ये जो 18 तारीख को कल उन्होंने मीटिंग ओआईसी की गई है, जी जी। ये ना से कहते हैं नाइदर हेयर नाइदर देयर। ये क्या करेगी? चाहिए तो ये था कि जो गल्फ ममालिक में और या जॉर्डन है, इजिप्ट है, जिनके इनके साथ ताल्लुकात हैं, जिनकी सुनते हैं, प्लस यूएई, कतर, ये जो बहरीन, इनके वजीर खारजा इन एक जहाज पे बैठकर वहां पहुंच जाते और इनकी मिन्नत समाजत करते। तो आपको लग रहा है कि कल ये जो ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिसको बहुत अहम कहा जा रहा है, उससे क्या निकलेगा मुझे बताएं, मेरी सुन ले बात पूरी। जी जी इनको चाहिए था वहां जाते, कभी हो नहीं सकता कि वहां ये जाते और इस्राएली हुकूमत इनकी ना सुनती, कभी हो नहीं सकता था। इनको सिर्फ ये कहते कि देखिए जी, उन्होंने अटैक आप पे किया, आपने इसका जवाब दिया। फिर शायद साहब मुझे बता दीजिए ना, क्यों नहीं गए? ये जो बात आप कर रहे हैं, जो अखबारात में आ रही है, ये जो जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि बजाय इजलास करने के अगर वहां चले जाते तो मसला बड़ा सीधा साधा सा था, तो फिर ये चीज क्यों नहीं की गई? क्या चीज रोक रही है शायद साहब? मैं यही तो कहता हूँ, डिप्लोमेसी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं ये कहता हूँ कि डायलॉग का बहुत बड़ा रोल है अक्रॉस द टेबल। अब उसमें क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ, या तो एक लकीर है, रेड लाइन है, जिसको वो क्रॉस नहीं करना चाहते। अब अमेरिकन वजीर खारजा साहब इन सब मुल्कों में फिर के आ गए, क्या भाषण दिया है उन्होंने, क्या मैसेज दिया है, कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे तो नहीं समझ आ रही। अब देखें ना, अब क्या होगा कि वो लोग हमारे, उनको कहा जा रहा है कि जी आप नीचे साउथ में चले जाएं, और रास्ते जाने के हैं ही नहीं, निकलने के, कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक और बात सुने, सबसे बड़ा जुल्म ऐसे वक्त में किस पर होता है? बूढ़े लोगों पे, औरतों पे, बच्चों पे। आप देखिए, सुना है कि 1 मिलियन न्यू बॉर्न बच्चे हैं अस्पताल में, लोग पड़े हुए, तो कहाँ जाएंगे वो? देखिए ना, उनकी अब उनको कहा जा रहा है कि जी अब ये कह रहे हैं कि हम ग्राउंड अटैक के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब भाई मरों को मारेंगे आप, अब किस पर अटैक करेंगे? कौन रह गया है पीछे? तो ये अरब ममालिक की जो कल ओआईसी मैं उसको क्या किस होना तो ये चाहिए था कि ये मुल्क के जो वजीर खारजा शायद साहब ये जो खबर आ रही थी कि अमेरिका ने मना कर दिया है, ये जिस जानिब आप शायद साहब इशारा कर रहे हैं, अगर आप तक मेरी आवाज़ सर आ रही है, जिस जानिब सर अभी आपने इशारा किया कि मरे हुओं को आप और क्या मारना चाहते हैं, जिनके पास ना कोई हथियार है, ना कोई राह फरार है, तो शायद साहब अमेरिका ने तो अब कह दिया है ना कि जी ये जो कार्रवाई ज़मीनी कहा गया इसराइल की जानिब से, ये नहीं की जानी चाहिए। तो आपको लगता है कि सिचुएशन पे थोड़ी बेहतरी की जानिब जाएगी, ये जा सकती है? क्या आप मुझे और मेरे देखने वालों को, व्यूवर्स को बताएंगे कि क्या हम एक्सपेक्ट करें अगले 2-3 रोज में इस जंग को लेके सर? क्योंकि इस वक्त ह्यूमन राइट्स के जो जुलूस निकल रहे हैं यूरोप, अमेरिका में आगे पीछे, तो सदर बाइडेन उनको लगता है, क्योंकि इलेक्शन ईयर आ रहा है, तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लगता यही है, लग ये रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकता, कि इसराइल के थोड़ा सा ये जो ग्राउंड अटैक था, पॉसिबली इसको शायद वो डिले कर दे। वो जो पानी को इजाजत दे दे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जिसमें पानी है, दवाइयां हैं, खाना है, उसको जाने दें। ये मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है। ये अरब ममालिक ने कुछ भी नहीं किया, माजरत के साथ, काश वो कुछ कर देते। मैं ये कहता हूँ कुछ कर देते तो कल जो इजलास हो रहा था वहां पर रिपोर्ट करते कि जी हम गए थे, ये बात हुई है, उन्होंने हमारी बात सुनी है। वो तो हुआ नहीं, तो वहां बैठ कर आपको लग रहा है कि ये इजलास तो होगा, लेकिन इस इजलास में अरब ममालिक के पास ना तो बताने को कुछ है कि हमने जिस रोज से ये सारे अटैक्स हो रहे हैं इतने दिनों में क्या किया, और ना ही इनके पास कोई आइंदा की हिकमत अमली है। और एक और बात बताऊं, देखिए एक और चीज इसमें हमास का भी कसूर है कि इन्होंने अरसा दराज से, जब से इनकी अल-फतह वालों के साथ ये फॉरन आउट, इन्होंने भी कोशिश नहीं की कि ये जो अरब ममालिक इनके साथ बना के रखते। देखिए प्लीज ये बात सुने, ये इट टेक्स टू टू अ टैंगो। अगर इनसे बना के रखते, इनसे करते, तो आज ये अरब ममालिक वो उनसे बात ही नहीं करते। वो तो उनसे करते हैं बात जो है फलस्तीनी अथॉरिटी है, वो इसके अंदर, उनका इसके अंदर रोल ही कोई नहीं है इस वक्त। सारी ठीक है, आपको ये लग रहा है कि अभी जिस डायरेक्शन पर हैं मुस्लिम ममालिक, वो कहीं सही नहीं है। जो भी प्लानिंग की जा रही है, या जिस तरह से इजलास किए जा रहे हैं, खाली इजलास करने से, मिलकर बैठ जाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हकीकी तौर पर एक्टिव होने से कुछ होगा। शायद कियानी साहब बहुत शुक्रिया,
सर का तज्जिया हमारे देखने वालों तक पहुंचा। साबिक सफ़ीर जी पाकिस्तान के लिए शाहिद कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। उनके बकौल ओआईसी ममालिक जो हैं वो उतने मुतहरिक नहीं हैं जितने मुतहरिक किरदार उनको इस जंग को रुकवाने के लिए किरदार अदा करना चाहिए है। उनका तज्जिया आपने जाना। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे। दुनियाए क्रिकेट के चमकते सितारे, एक से बढ़कर एक, चैंपियंस बनने के लिए सर तोड़ बाजी लगाने के लिए तैयार। मुकाबला होगा धमाकेदार, विकेटें गिरेंगी, छक्के लगेंगे, चौकों की होगी भरमार। आखिर कौन बनेगा दुनियाई क्रिकेट का सुल्तान? आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, October 5th until November 19th, live on PTV Sports. Game on है। वेलकम बैक। नाज़रीन, रुख करेंगे बुर्किना फासो का, जो अफ्रीकी खत्ते का एक ऐसा मुल्क है जहां 80% के करीब की जो आबादी है वो बायो ईंधन या लकड़ी का इस्तेमाल करती है। और नाज़रीन, वहां सिर्फ 20% लोगों को बिजली की सहूलत मैसर है। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए अब हम ये देख रहे हैं कि रूस ने बुर्किना फासो में जौहरी प्लांट नस्ब करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से दोनों ममालिक के मबैन एक मुआहदा भी तय पा गया है और इसके मुताबिक 2030 तक 95% शहरी और 50% देही आबादी को बिजली की सहूलत मैसर आएगी। बुर्किना फासो का शुमार उन मुल्कों में होता है जहां आवाम को सबसे महंगी बिजली फराहम की जा रही है। इस प्लांट के फंक्शनल होने पर वहां के आवाम को सस्ती बिजली मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। रवां साल रूस ने नाइजीरिया में भी पावर प्लांट्स की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत किए, लेकिन इस मंसूबे पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका है। इसके अलावा बांग्लादेश में भी पहला जौहरी पावर प्लांट जो है वो तामीर किया जा रहा है, जिसके लिए 90% माली इमदाद जो है वो भी रूस ही ने फराहम की थी। इससे कबल भी रूस ने 2017 में मिस्र से जौहरी पावर प्लांट लगाने का मुआहदा किया था, जिस पर $30 बिलियन लागत आई थी। नाज़रीन, रूस अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के ममालिक को तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है, उसका रूस को क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर आज हमारे पास एक पैकेज है, एक डिटेल रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। रूस अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए जौहरी प्लांट तामीर करेगा। बर्किना फासो के फौजी रहनुमाओं ने रूस के साथ बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए एक जौहरी पावर प्लांट बनाने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अपने बेशतर मगरबी शराकतदारों से दस्तबरदार होने के बाद रूस के साथ खुद को सबबंदी करने के लिए फौज का ताज़ा तरीन इकदाम है, जिसने गुज़िश्ता साल इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद इक्तिसादी और फौजी मदद के लिए रूस का रुख किया है। बर्किना फासो आलमी सतह पर सबसे कम बिजली वाले ममालिक में से एक है, जहां सिर्फ 21% लोग बिजली से मुंसलिक हैं। रूस के साथ नया मुआहदा बर्किना फासो के फौजी हुक्मरान कैप्टन इब्राहिम की जुलाई में मॉस्को में रूस अफ्रीका सरबराही इजलास के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली बातचीत का नतीजा है। कैप्टन इब्राहिम ने बर्किना फासो में न्यूक्लियर पावर प्लांट के क़याम में सदर पुतिन से ताउन की दरखास्त की, जिससे उनके बकौल मुल्क की तवानाई और पड़ोसी ममालिक की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस हवाले से उनका कहना था कि हमें तवानाई की ये शद जरूरत है। ये मेरे लिए एक अहम नुक्ता है, क्योंकि अगर मुमकिन हो तो हमें बर्किना फासो में बिजली पैदा करने के लिए एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की जरूरत है। हम मगरबी अफ्रीका के मरकज में हैं और हमारे ज़ेली खित्ते में तवानाई की कमी है। इस मुआहदे के तहत बर्किना फासो के 2030 तक शहरी इलाकों के लिए 95% और देही इलाकों के लिए 50% बिजली तक रसाई हासिल हो सकेगी। बैनुल अक़वामी तवानाई एजेंसी के मुताबिक बर्किना फासो अपनी ज्यादातर बिजली बायो ईंधन जैसे चारकोल और लकड़ी से हासिल करता है, जबकि तेल की मसनूआत कुल तवानाई की फाहमी का 1/3 हिस्सा बनती हैं। अमरीकी तरक्याती इदारे यूएसएड के मुताबिक बर्किना फासो
अफ्रीका में सबसे ज्यादा महंगी बिजली वाले मुल्क में से एक है, लेकिन बरआज़म में तेजी से ज्यादा ममालिक इसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। 2017 में सदर अब्दुल फतेह अल-सीसी और सदर पुतिन के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बाद रूस $30 बिलियन की लागत से जौहरी पावर प्लांट बनाने में मिस्र की भी मदद कर रहा है। रवां साल रूस ने नाइजीरिया में पावर प्लांट्स की तामीर के मुआहदे पर दस्तखत भी किए, लेकिन इस मंसूबे पर अभी काम शुरू होना बाकी है। केनिया ने भी 2027 तक अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के मंसूबे का ऐलान किया है, लेकिन उसे अपने बैनुल अक़वामी शराकतदार के बारे में फैसला करना बाकी है। इस साल सितंबर में रवांडा ने ऐलान किया कि उसने 2028 तक जौहरी रिएक्टर बनाने के लिए कैनेडियन जर्मन कंपनी डॉयल फ्लॉयड एनर्जी का इंतखाब किया है। रवांडा की हुकूमत ने कहा कि ये रिएक्टर वसी अफ्रीकी मुल्क की तवानाई की तकाजों को पूरा करने और मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में राह हमवार करने में अहम किरदार अदा करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की तिजारत और तरक्की की कॉन्फ्रेंस के मुताबिक अगरचे हालिया बरसों में अफ्रीका में तवानाई तक रसाई में इजाफा हुआ है, लेकिन यह अब भी कम है। इस खित्ते की 50% से ज्यादा आबादी को अब भी बिजली तक रसाई नहीं है। दूसरी जानिब रूस बांग्लादेश के पहले जौहरी पावर प्लांट की तामीर में 90% माली मदद दे रहा है और उसे यूरेनियम ईंधन की पहली खेप फराहम कर दी है। रूपपुर जौहरी पावर प्लांट जौहरी तवानाई पैदा करने वाला दुनिया का 33वां प्लांट होगा। $12.65 बिलियन के इस प्रोजेक्ट का 90% कर्ज होगा, जो 28 साल में काबिले वापसी होगा, लेकिन इसमें 10 साल की रियायती मुद्दत भी दी जाएगी। रिपोर्ट आपने देखी जी। अब आपको बताएंगे और जैसा कि आप जानते भी हैं कि साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, लेकिन अब भी दुनिया में ऐसी चौंका देने वाली इजादात हो रही हैं जिससे इंसान को रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। साइंसी मैदान में कुछ कामयाबियां ऐसी हैं जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करती हैं। उनमें से एक जो है वो तवानाई का हुसूल भी है, जिसमें आप जानते हैं कि ब्राज़ील के साइंसदानों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और उन्होंने मसनूई ज़ियाई तालीफ यानी फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है। जिस तरह से पौधे नाज़रीन कुदरती तौर पर सूरज की मदद से अपने लिए तवानाई पैदा करते हैं, अब साइंसदान भी इसी निज़ाम को नकल करते हुए, इसकी कॉपी करते हुए इंसानों के लिए तवानाई हासिल कर सकेंगे। तवानाई से भरपूर इस ईंधन को पैदा करने के लिए इससे पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी दरकार होगी। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि एक ऐसा निज़ाम है जो सोलर पैनल से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तम तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस निज़ाम को फौरी तौर पर काबिल अमल बनाना और मंसूबे को वुसअत देना अभी मुश्किल होगा, जिसमें आसानी पैदा करने के लिए मज़ीद तहकीक और तजुर्बात की ज़रूरत होगी। दुनिया में इस वक्त 30% बिजली काबिल तजदीद ज़राए से हासिल की जा रही है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो सोलर सिस्टम का भी है। अब देखना ये होगा कि ये नई तहकीक जो है ये कब तक सोलर पैनल्स का मुतबादिल होगी और इसके अखराजात क्या होंगे। इस पर आज हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं। बड़ी दिलचस्प ये रिपोर्ट है कि इंसान खुद कैसे अपने लिए दरकार जो तवानाई है वो पैदा कर रहा होगा और कहीं बाहर से उसको इस तवानाई की ज़रूरत नहीं रहेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया में चौंका देने वाली इजादात हो रही हैं, जिससे इंसानी जिंदगी को सहल और आसान बनाया जा रहा है। तवानाई बहरान पर भी बहुत सी तहकीकात चल रही हैं। दुनिया की साइंसी बरादरी लामहदूद तवानाई पैदा करने का रास्ता तलाश कर रही है और अब मुहक्किकीन ने मसनूई ज़ियाई तालीफ को इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है, जिससे पौधे अपने लिए तवानाई पैदा करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसनूई फोटोसिंथेसिस का तरीकाकार नई तहकीक में दरियाफ्त किया गया, जिसमें साइंसदानों की जानिब से मेथीन पैदा करने के लिए फोटोसिंथेसिस की कुदरती अमल की कामयाबी से नकल की गई है। तवानाई से भरपूर ईंधन को पैदा करने के लिए सिर्फ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी की जरूरत होगी। मुहक्किकीन ने ACS इंजीनियरिंग में शाया होने वाले मुकाबले में नई दरियाफ्त का खाका पेश किया। उन्होंने बताया कि अगर उसकी पैमाइश की जाए तो ये मसनूई फोटोसिंथेसिस शमसी पैनल का लामहदूद और साफ तवानाई का मुतबादिल हो सकता है, जिसे मुताद्दिद मुहक्किकीन दहाइयों से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुहक्किक और काज़ोनारी डोमन की साइंसदानों की टीम एक ऐसा निज़ाम तैयार करके चीज़ों को एक कदम आगे ले जाने में कामयाब हुई, जो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हुए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तकसीम करता है और पौधों के इस्तेमाल करदा निज़ाम की ज्यादा करीब से नकल करता है। बल्फाज़ दीगर कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब किया जाए और सूरज से हासिल होने वाली तवानाई को
میتین میں ذخیرہ کیا جائے۔ ماہرین نے مزید کہا کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو سولر پینل سے بہت ملتا جلتا ہے۔ صرف سورج کی توانائی کو استعمال کرنے اور اسے ذخیرہ کرنے کے بجائے ہم نے فوٹو سینتھسس کے اسی نظام کو استعمال کیا جس پر پودے توانائی پیدا کرنے کے لیے انحصار کرتے ہیں۔ تاہم شہر کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے مذکورہ بالا نظام کو بڑھانا زیادہ مشکل ہے۔ ٹیم نے اپنے شائع کردہ مطالعے میں اس حوالے سے رکاوٹوں اور اس کے ممکنہ حل پر بھی بحث کی۔ مستقبل میں امید کی جا رہی ہے کہ اگر اس پر مزید کامیاب تحقیق کی جاتی ہے اور اسے جدت میں لایا جاتا ہے تو ایک وقت آنے پر اسے بآسانی سولر پینل کا متبادل بھی بنانے میں کامیابی مل سکتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا میں 30% توانائی کا ذریعہ قابل تجدید ذرائع سے حاصل ہوتا ہے، جس میں بڑا حصہ سولر پینل کا بھی ہے۔ اب جو نئی تحقیق سامنے آئی ہے اسے اسی لیے سولر پینل کا متبادل کہا جا رہا ہے کہ یہ طریقہ کار اس سے ملتا جلتا ہے۔ ایک سال قبل آسٹریلیا کی سائنسدانوں نے اسی حوالے سے اہم پیش رفت کی تھی جس سے سولر رات کے وقت بھی بجلی پیدا کر سکتی ہیں۔ سولر سیل کو حرارت دی جائے تو وہ روشنی خارج کرنے لگتے ہیں، یعنی اس عمل کو الٹا کر سکتے ہیں۔ اسی کی بدولت ایک عملی نمونہ تیار کیا گیا تھا جو رات کے وقت بھی بجلی تیار کر سکتا ہے۔ نئی تحقیق کو جب قابل عمل بنایا گیا تو معلوم ہو سکے گا کہ توانائی کے حصول کا یہ ذریعہ کس قدر آسان اور سستا رہے گا۔ ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ دوبارہ آپ سے کل ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد جنوبی امریکی ملک ایکواڈور کے صدارتی انتخابات میں 35 سالہ ڈینیل نوبووا نے کامیابی حاصل کر لی۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق قومی جمہوری تحریک کے امیدوار ڈینیل کو 52.28%، جبکہ بائیں بازو کی عوامی انقلاب کی امیدوار لوئزا کو 47.72% ووٹ ملے۔ نو منتخب صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ ملک کو ایک نئی راہ پر گامزن کرنے کی کوشش کریں گی۔ ایک نئی امید جنم لے رہی ہے۔ کل سے ہماری جمہوریت کا نیا صدر ڈینیل نوبووا قلمدان سنبھال رہا ہے۔ ملائیشیا نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے ساتھ تعاون بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ عبدالقادر نے ریاض میں عرب نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ وہ GCC کے رکن ممالک سعودی عرب، عمان، قطر، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے خواہش مند ہیں۔ دونوں علاقائی بلاکس کے اہم رہنما رواں ماہ کے آخر میں سعودی دارالحکومت میں بھی ملاقات کریں گے۔ ملائیشین وزیر خارجہ نے کہا کہ GCC اور آسیان جو مستقبل کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، آنے والے سالوں کے لیے سب سے زیادہ مضبوط تعلقات میں سے ایک بن جائیں گے۔ رواں ماہ ہی ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے آزاد تجارتی معاہدے کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ $8 بلین تک سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ ملائیشیا اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بڑے تعاون کا آغاز تھا۔ افریقی ملک کانگو میں مسافر بردار کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ افسوسناک حادثے میں 40 افراد ہلاک اور 167 لاپتہ ہو گئے۔ افریقی میڈیا کے مطابق کشتی رات کے وقت شہر کے بندرگاہ سے دریائے کانگو بلوما کی طرف عازم سفر ہوئی تھی۔ حادثے میں 190 افراد کو بچا لیا گیا اور امدادی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ کانگو میں خاص طور پر شدید بارشوں کے دنوں میں غیر معیاری کشتیوں اور ضرورت سے زیادہ سواریوں کی وجہ سے اس نوعیت کے بحری حادثات پیش آتے ہیں۔ کولمبیا کے صدر نے ملک میں امن و امان کے لیے سابق انقلابی مسلح افواج کے ارکان سے زیادہ ذمہ داری کا مطالبہ کیا ہے۔ کولمبین صدر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنازعات کو بات چیت سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وہاں زندگی گزارنے کے لیے کولمبیا میں امن ہونا ضروری ہے۔ ہمارا نصب العین زندگی اور امن ہے۔ کولمبیا میں حکومتی نمائندوں اور مسلح افواج کے وفد کے درمیان ملک کے شمالی انتظامی علاقے میں مذاکرات کے دائرہ کار میں دو طرفہ جنگ بندی پر دستخط کیے جائیں گے۔ فریقین کے درمیان جنگ بندی 16 اکتوبر سے شروع ہوگی اور 16 جنوری 2024 تک نافذ رہے گی۔ آسٹریلیا نے بچوں کے خلاف استحصال پر مبنی غیر قانونی مواد کی تحقیقات کے ایک معاملے میں ملکی آن لائن سیفٹی ایکٹ کے تحت سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر $6,10,500 آسٹریلوی جرمانہ عائد کر دیا۔ جرمن نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا کہ ایکس مواد کی تحقیقات میں تعاون کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایکس آسٹریلیا میں ایسا پہلا آن لائن پلیٹ فارم بن گیا ہے جس پر ملک کے آن لائن سیفٹی ایکٹ کے تحت جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔
ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सेफ्टी पर निगाह रखने के जिम्मेदार ई सेफ्टी कमीशन ने कहा कि एक्स प्लेटफॉर्म पर बच्चों के साथ इख्तिसाल या बदसलूकी के मवाद की रिपोर्ट्स और इस तरह के मवाद की तहकीकात के लिए इस्तेमाल किए गए तरीकों के बारे में सवालात के जवाबात नहीं दिए। सऊदी अरब की फाल्कन क्लब के तहत रियाज में मुनकिदा मेले में अब तक 10 लाख रियाल से ज्यादा का कारोबार हुआ है। अरब न्यूज के मुताबिक मेले में 6 दिन से बाजों की नीलामी जारी है। इतवार की शब 2 बाज 73,000 रियाल में फरोख्त हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि बाजार की नीलामी की तमाम कार्रवाई फाल्कन क्लब के सोशल अकाउंट्स पर बराह रास्त दिखाई जाती है, जबकि मेले में बाजों के शौक रखने वाले सऊदी शहरियों के अलावा खलीजी ममालिक और यूरोप और अमरीका से भी लोग शरीक हुए हैं।